नमस्कार, कालका से समालखा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने बुधवार को उन्हें अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं 12 मार्च को मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और इसी दिन नायब सिंह सैनी भी नए मुख्यमंत्री बने थे और शपथ ग्रहण की थी। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी उस दिन शपथ ली थी। वहीं हरियाणा के सिंचाई राज्य मंत्री अभय यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले से ही सिंचाई विभाग में कई योजनाएं चल रही है, इन्हीं को आगे बढ़ने का काम किया जाएगा, इसे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जहां जहां पानी की कमी है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर सिंचाई राज्य मंत्री ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकाल में विकास को नया आयाम मिला है। वहीं एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर अभय यादव ने कहा कि ये शब्द सिर्फ सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए होता है। प्रदेश की सभी 10 और देश में 400 सीटों का लक्ष्य बीजेपी पार करेगी। डिपार्टमेंट की योजनाएं तो पहले ही काफी सारी ग्राउंड पे हैं और 9.5 साल से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। जो काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसी नई योजनाओं की शुरुआत या आपने सोचा, क्योंकि हमने देखा कि इरिगेशन पहले आपने बहुत काम किया, विधायक रहते हुए भी, तो कुछ नई इस तरीके की योजनाएं जो लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। देखिए, जहां जहां डेफिशिएंसी पॉइंट्स हैं, जहां पानी की कमी है, वहां उनको पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक उपाय होंगे वो अधिकारियों से बैठ के बात करेंगे और उसको लागू करेंगे। इसके अलावा सर, अब चुनाव आचार संहिता हटने के बाद, रिजल्ट आने के बाद करीब 90 दिन का समय सरकार के पास, सभी मंत्री नए हैं और जैसा पहले 4.5 साल में काम कर रही थी सरकार, उसी तेजी के साथ या उससे ज्यादा तेजी के साथ काम कर रही थी। एक चुनौती मानते हैं। देखिए, चुनौती ये तब हो सकती थी जब सरकार पूरी तरह से नए रूप में काम करती है। अभी हमारी सरकार तो 9.5 साल से काम कर रही है, तो चुनौतियों वाली कोई बात तो है नहीं। सरकार का एक सिस्टम, सारा जो वर्क प्लान है वो लेट डाउन है और उस वर्क प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे। तो जो काम जहां जहां हम जितना कामों को पूरा कर सकते हैं वो काम पूरा करेंगे और योजनाएं चल रही हैं। इस तरह की कोई बात है नहीं कि सब कुछ नया है और कोई बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा नहीं है। सर, एक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव भी होने हैं, तो प्रदेश में किस तरह का सियासी माहौल है? 9 साल से आपकी बीजेपी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, पिछले दिनों नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ, 10 सीटों की घोषणा भी हो गई है, तो किस तरीके से सिनेरियो को देखते हैं विपक्षी दलों बीजेपी के? देखिए, बीजेपी के पक्ष में माहौल है। पिछले 9.5 साल से सरकार ने विकास करवाया है, हर क्षेत्र में काम किया है, उसका क्रेडिट मिलेगा। देखिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट की योजनाएं तो पहले ही काफी सारी ग्राउंड पे हैं और 9.5 साल से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। जो काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसी नई योजनाओं की शुरुआत या आपने सोचा, क्योंकि हमने देखा कि इरिगेशन पहले आपने बहुत काम किया, विधायक रहते हुए भी, तो कुछ नई इस तरीके की योजनाएं जो लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। देखिए, जहां जहां डेफिशिएंसी पॉइंट्स हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की और इस बीच दोनों नेताओं के बीच चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद अनिल विज और बंतो कटारिया का बयान सामने आया है। विज ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहकर काम करते हैं। तो वहीं बंतो कटारिया ने कहा कि विज ने उन्हें आश्वासन दिया है कि यहां चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं।
वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी पूरी करने में जुट गई है। रैलियों को और सभाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जिस प्रकार से उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है उससे ये निश्चित है कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल की जीत होगी। उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता इस बार 400 पार का नारा देने वाले और SYL का विरोध करने वालों को सबक सिखाने का काम करेगी। और इसके अलावा अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर सभी पार्टियां मिलकर करनाल उपचुनाव में अपना साझा प्रत्याशी उतारेगी तो निश्चित ही नायब सैनी की बड़ी हार होगी। आपने कुरुक्षेत्र थाने से बंद कराने आपने स्वयं देखा थानेसर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। जो बैठक का स्थान निर्धारित किया गया वो छोटा पड़ गया। बहुत सारे साथी बाहर खड़े थे। हमारे कार्यकर्ताओं के हौसले बहुत बुलंद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब 25 तारीख आए। ये 400 पार वाले हैं, इनको सबक देंगे। वहीं जो SYL का विरोध करने वाले लोग हैं उनको भी यहां से खाली हाथ लौटाने का काम है। कुरुक्षेत्र की सीट अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। युवा जो है, जो मेरे विधानसभा के सेशन के दौरान जो मुझे सुनते हैं, जो बात मैं प्रदेश के हितों की उठाता हूं, मुझे ये उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जो मुझे कभी नहीं मिले होंगे, जिनसे मेरा कभी दूर का रिश्ता भी नहीं रहा होगा। लेकिन इस चुनाव में न केवल मुझे वो अपना वोट देंगे लेकिन मेरे लिए काम करेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी ताकत बढ़ाएंगे। अभी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, अभी चुनाव दूर है। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस चुनाव के अंदर जहां बीजेपी की कांग्रेस की पोल खोलेंगे, वहीं हमने आगे क्या करना है उसके बारे में लोगों को बताएंगे, लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। भाजपा ने नायब सैनी को कल दाव खिलाया, कल आपके अच्छा विपक्ष का एक उम्मीदवार कोशिश करें। अगर एक उम्मीदवार होगा तो नायब हार जाएगा। मैं खबर चंडीगढ़ से है, जहां निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने स्टेशन के बाहर टोल फ्री नंबर 1950 और बता दें कि साथ ही CEO और DEO कार्यालयों के टेलीफोन नंबर भी लगाए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो वे तुरंत उसकी सूचना प्रशासन को दे सके। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि सभी पोलिंग स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट भी तैयार किए जाएं। इसके अलावा युवा मतदाताओं को मतदान करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए और इसके साथ ही मतदान करने के बाद QR कोड को स्कैन करके फोटो अपलोड करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को अधिक जागरूक करने के लिए ECI और हरियाणा निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैयार की गई वीडियो को स्थानीय केबल TV नेटवर्क के माध्यम से दिखाया जाए और ऑडियो को FM के माध्यम से प्रसारित किया जाए। खबर जहां पर पोलिंग स्टेशनों पर टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं, जिससे अगर मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके फोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, पोलिंग स्टेशनों पर टोल फ्री नंबर जारी किए हैं और साथ ही कई अहम निर्देश भी दिए हैं। मतदाताओं को है जागरूक किया जा रहा है FM के माध्यम से, TV चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और जगह जगह जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सेल्फी पॉइंट भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि युवा मतदाताओं का जो ध्यान है उसे भी आकर्षित किया जा सके, उन्हें भी जागरूक किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी निभा सके।
वहीं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अफीम के पौधे उगाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.5 लाख रुपए की कीमत की अफीम बरामद की है। कुरुक्षेत्र से खबर जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देख सकते हैं आप, एक व्यक्ति जो कि अफीम की खेती करता था, पुलिस ने वहां पर दबिश दी और करीब ये 1.5 लाख तक की इसकी कीमत जो है लगाई जा रही है। 1.5 लाख तक की जो अफीम की खेती है, इसके पौधे हैं, ये पौधे बरामद किए गए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अफीम की खेती करने वाले व्यक्ति के खेत में आज पुलिस ने दबिश दी और ये पौधे अफीम के बरामद किए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंची है, साथ ही कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं जो कि अफीम की खेती के सूचना मिलने पर वहां पहुंचे थे और अफीम के पौधे जो है उन्होंने बरामद किए। देख सकते हैं कि कैसे पौधों को जो है वहां से जमीन से उखाड़ा जा रहा है, उससे हटाया जा रहा है और साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, सिविल ड्रेस में आपको दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों की ये बड़ी कार्रवाई जहां पर अफीम के पौधे को जड़ से उखाड़ा जा रहा है, उसे नष्ट करवाया जा रहा है और इस तरह की वारदातें और ना हो, इसको लेकर के कुरुक्षेत्र में और भी जो है प्रशासन की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं और उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। गुमथलागढ़ है, टेवा में पड़ता है गुमथलागढ़ गांव कि यहाँ का एक सीसा सिंह है, सन ऑफ प्रीतम सिंह। इसने अपने बाड़े में अफीम की खेती की हुई है। इसका बड़ा खेतों साइड पड़ता है। तो जब हमने मौके पे जाके वहाँ रेड की तो वहाँ देखा कि इसने काफी सारे पौधे अफीम के उगाए हुए थे। जो हमने उनको गिनती किया तो 606 पौधे निकले, जिनमें से फूल झड़ चुके थे और उन पे अब डोडे आए हुए हैं और डोडो में इसने बकायदा कट मारे हुए हैं अफीम कलेक्ट करने के लिए। तो इन सभी पौधों डीएसपी साहब मौके पे आए थे, फिर हमने इन सभी पौधों को गिनती करके और अपना कब्जा पुलिस में लिया है। जो अब टोटल इनका वजन करने पर 29 किलो 600 ग्राम पौधों का और इन डोडों का जो वजन है 29 किलो 600 ग्राम होगा। तस्वीरें जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अफीम के पौधे बरामद किए हैं, जड़ से इन पौधों को उखाड़ा गया है। अफीम की एक व्यक्ति जो है वो खेती करता था, पुलिस को इसकी सूचना मिली थी और पुलिस ने बड़ी सफलता इस पर हासिल की है। मौके पर पहुंच करके इसे नष्ट करवाया, अफीम के पौधों को जड़ के साथ उखाड़ दिया है। देख सकते हैं नशे के खिलाफ पुलिस का जो है लगातार अभियान जारी है प्रदेश में और इसी के तहत जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के भी कोई अप्रिय घटना ना हो, नशा तस्करों पर लगाम लगाई जा सके, उसको लेकर के पुलिस लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो हिसार में बीजेपी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम ने हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलने का दावा किया है। साथ ही पीएम मोदी और पूर्व सीएम मनोहर लाल की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। हिसार से ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार पहुंचे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। बता दें कि हिसार के प्रत्याशी का भी उन्होंने वहां पर समर्थन किया। वहीं रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इसी सीट पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले चुनाव लड़ने पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें घमंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो चुनाव मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं और फैसला रोहतक संसदीय सीट की जनता के हाथ में है। डॉक्टर शर्मा अपने चुनाव प्रचार को गति देने के लिए पहली बार मैदान में उतरे थे और वहीं अरविंद शर्मा ने कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा हिमाचल की मंडी सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी की भी निंदा की है। बता दें कि उन्होंने कहा कि श्रीनेत ने इस मामले में अफसोस जाहिर किया
और कहा कि पूरा देश जो है वो इस बात की निंदा कर रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन में जमकर कशीदे पढ़ते हुए कहा कि मोदी सरकार में महिला, बुजुर्ग, सैनिक, गरीब, किसान समेत हर वर्ग को सम्मान मिला है। ये तस्वीरें जहां पर चुनाव लड़ने पर सांसद अरविंद शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये घमंड नहीं है, बल्कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग को सम्मान मिला है। देखिए, ऐसा है, टिकट मिलने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह जी, खट्टर साहब, नायब सैनी जी का धन्यवाद करने के लिए सारे साथी, जनता का प्यार, जनता का विश्वास, और उस विश्वास को हम और ज्यादा मजबूत करने के लिए लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जननायक जनता पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और इस दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के दिग्गज डरे हुए हैं, कांग्रेस का ये आखिरी चुनाव है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान उनका ये दर्शाता है कि उनके मन में भी डर है। पार्टी की पीएसी की बैठक हुई थी और पीएसी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यही निर्णय लिया गया कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार भी उतारेगी और मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी काम करेगी। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात हैं, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी लेकर मैदान में उतरेंगे उनको जिताने का भी काम करेंगे। रोहतक से संजय कबलाना का नाम चल रहा है या कोई अन्य कोई भी उम्मीदवार हो इसका नाम चल रहा है, ये अभी प्रस्तावित करना मुमकिन नहीं है, मगर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के नाम हल्का लेवल की बैठकों से आए हैं और उसके ऊपर स्क्रीनिंग करके पीएससी अपना निर्णय लेगी। आपके परिवार से चुनाव लड़ने से मना किया है, कहा कि सुरजेवाला और किरण चौधरी। देखो, कांग्रेस के अंदर एक चीज तो साफ सामने आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस के जिनको हम दिग्गज कहा करते थे वो सारे डर रहे हैं और ये चीज साफ कर देती है कि कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है और जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने मना किया है हरियाणा के अंदर, ये साफ दिखाता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं घबराहट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? कल उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखो कोर्ट में अपना बयान जो ये पूरा लेकर स्कैम का मामला है, ये अपने आप में पहले दिन से एक गंभीर विषय है कि किस तरीके से पॉलिसी ड्राफ्ट की, उसमें अरविंद केजरीवाल का रोल कितना है, कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चले। आपके परिवार से कौन कौन आ रहा है? राष्ट्रवाद सैनी भी कांग्रेस की तरफ। कौन चुनाव लड़ेगा? हाँ जी, तो पार्टी का नेतृत्व तय करे, मगर मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि जिसको भी जिम्मेवारी मिलेगी कोई पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस आपने ये कहा था कि रोहतक की सीट गठबंधन में आपके खाते में आ रही थी, जब आपने मना कर दिया तो क्या इसको ये ना माना जाए अब तो आप किसी कार्यकर्ता को भेंट चढ़ा रहे हो दीपेंद्र हुड्डा के सामने? यदि गठबंधन में मिल रही थी तब आप संजय कबलाना को दे सकते थे या
किसी और को दे सकते थे? मैं आपको एक चीज स्पष्ट कह देता हूं कि अगर अलायंस में भी आती तो भी लड़ना पड़ता, आज भी लड़ना पड़ रहा है। क्या पार्टी पीछे हट रही है? उसमें फायदा और फायदा नुकसान की राजनीति ना चौधरी देवीलाल जी ने करी ना हमने करी। हमने ईमानदारी से 4.5 साल काम किया, प्रदेश की प्रगति के लिए काम किया, आगे भी करते रहेंगे। और एक विषय जो बारी बारी कई प्रेस के साथी कहते हैं और ऑपोजिशन के साथी भी कहते हैं, भिवानी में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 18वीं पुण्यतिथि पर पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस दौरान श्रुति चौधरी ने कहा कि बंसीलाल वो पुरुष थे जिन्होंने प्रदेश के अंतिम छोर तक सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने का काम किया था। इससे शर्मनाक बात हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और ना केवल देश देख रहा है, तमाम दुनिया देख रही है। जर्मनी ने बोला, अब यूएस, अमेरिका ने भी बोला 2 बारी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है हमको भारत सरकार से कि चीफ मिनिस्टर के साथ न्याय हो और पूरा उनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके साथ सही व्यवहार हुआ जाए। तो ये बहुत खतरे की घंटी से भी हम पार एक उस चीज को कर चुके हैं। और इस सरकार ने तो अति कर दी, जहां रातों रात चोरों की तरह ये खबर आप देख सकते हैं जहां पर चौधरी बंसीलाल की 18वीं पुण्यतिथि जो है मनाई गई है और आज उन्हें इसी क्रम में श्रद्धांजलि दी गई। श्रुति चौधरी ने पुष्पांजलि अर्पित की, भिवानी वो पहुंची है और साथ ही चौधरी बंसीलाल की मां को जो है पुष्पांजलि दे करके, पुष्प चढ़ा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 18वीं पुण्यतिथि चौधरी बंसीलाल की श्रुति चौधरी ने अर्पित की पुष्पांजलि। ये खबर आपको बता रहे हैं भिवानी से। और करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री। करनाल से बता रहे बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। चुनाव की तैयारियों को लेकर के होगी बड़ी चर्चा। बीजेपी दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं सीएम नायब सैनी। कर्ण कमल पहुंचे सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल। कार्यकर्ता सम्मेलन में आज शिरकत करेंगे और साथ ही चुनाव की तैयारियों को लेकर के एक अहम चर्चा यहां पर होनी है। ये बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं। सीएम सैनी का काफिला, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद हैं। आज बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, कर्ण कमल पहुंचे सीएम सैनी और साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल। आज कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, उसमें शिरकत करेंगे और साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अहम बैठक होगी, अहम दिशा निर्देश, अहम चर्चा यहां पर की जाएगी। तस्वीरें देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां मौजूद हैं। ये बड़ी खबर जहां करनाल के बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं सीएम और पूर्व सीएम। हरियाणा का खास बुलेटिन आप देख रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।